गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कल आप लोगों को मैंने कहा था, जब ऑडिट का सर्टिफाइड कॉपी आपके साथ में मैंने शेयर किया था, तो मैंने आपको कहा था कि जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूंगा लॉ का भी एक सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस। एक ऐसी कॉपी जिसमें भी मार्क्स जो हैं वो बहुत कम है और ये देखना चाह रहा है स्टूडेंट कि भाई कहां गलती हुई है, आंसर्स लिखने में गलती है या चेक करने में गलती है। तो आइए कल की तरह आज भी हम लोग इस एनालिसिस के ऊपर बात शुरू करते हैं अपनी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के दिसंबर 21 की एक आंसर शीट पर। तो चलिए बगैर समय गंवाए फटाफट से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है और जैसे कि आप लोग जानते हो मैंने एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी एग्जाम के बाद में आपके साथ में शेयर कर दिया था। तो वही वाला पेपर इस वक्त मेरे सामने है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के एक का फर्स्ट पार्ट जो है वो ओपीसी पर हमारा एक सीधा सा क्वेश्चन था, जहां पे 26 इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जो एकता रेडीमेड गारमेंट्स। अब इधर थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वाले ने भी गलती की है। एक ओपीसी आप ओपन करने जा रहे हो और ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी होती है जबकि नाम पब्लिक कंपनी का रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां। ऑन 1 अप्रैल 18 विद हिज वाइफ ज्योति एज नॉमिनी। द ऑथोराइज पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का 35 लेके होने दीजिए। गॉट इन टच विद रेडीमेड गारमेंट बायर और एक्सपेक्टिंग रिसीव अ सब्सटेंशियल ऑर्डर बाय अगस्त 2020 वेयर फाइनल डिलीवरी जो है वो दिसंबर 2020 में कंप्लीट करना है। पुराना क्वेश्चन है जिसको नए फ्लेवर के अंदर डाला गया है। टू एक्सपांड द प्रोडक्शन कैपेसिटी द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन एडिशनल कैपिटल 10 लाख। बढ़िया है, 45 लाख का कैपिटल हो गया अभी कंपनी का। ठीक है, तो प्रमोटर ऑफ कंपनी आपका एडवाइस चाहते हैं। सबसे पहला ओपीसी का मेंबर बनने के लिए कौन एलिजिबल है, ये सबको आंसर बहुत अच्छी तरह से आता है। एक ऐसा पर्सन जो नेचुरल पर्सन है। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 62 लग रहा है, आप लोग जानते ही, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, रेजिडेंट और नॉट, रेजिडेंट और अदरवाइज, दोनों बातें अपने को लिखनी है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर इंडिया में अगर रहा है, स्टे किया है, तो वो ओपीसी में मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है 1 नंबर का पार्ट ये बनेगा, क्या एकता रेडीमेड कन्वर्ट हो सकती है अदर टाइप ऑफ कंपनी में 1 दिसंबर को? भाई आप कभी भी कन्वर्ट हो जाइए। अब वो 2 इयर्स वाला जो रिक्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हट चुका है वो। बराबर, पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई 2 साल तक आप नहीं हट पाओगे, वो सारा का सारा प्रोविजन ही हमारा ओमिट हो गया, तो आपको टेंशन वाली बात है नहीं। और अगर कंपनी अपना पेड अप कैपिटल इंक्रीज करती है 30 लाख से, जैसे 45 लाख किया, तो इसका कुछ असर होगा क्या? कोई असर नहीं होने वाला है। बराबर, अभी भी आप इमीडिएटली जब भी चाहें कन्वर्ट हो सकते हैं, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी और एनबीएफसीज। ये इसके आंसर में होना चाहिए था। देखिए पहले वाला जो मैटर था वो ओमिट हो गया है, 2 ईयर वाला। हम लोग जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह से। तो यहां पे अगर स्टूडेंट का आंसर देखा जाए तो इनको यहां पे कितने मार्क्स मिले अभी देख लेते हैं। चलिए जी, ये पेपर सामने आ चुका है अपने, और यहां से आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट का आंसर अगर मैं देखूं तो इन्होंने बहुत क्लियर कट नेचुरल पर्सन वाली बात को लिख दिया है, इंडियन सिटीजन भी लिख दिया है, अदरवाइज वाला पार्ट भी लिख दिया है। साथ में इन्होंने 120 डेज वाली लाइन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर के अंदर लिखी है, और यहां पे एलिजिबल टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ ओपीसी इन्होंने लिखा है। बराबर, फर्स्ट का आंसर इन्होंने यहां पे सीधा सीधा सा दे दिया। बी वाले पॉइंट का आंसर इन्होंने दे दिया कि भी किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में आप कन्वर्ट हो सकते हो एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। तीसरे वाले का आंसर भी अपना सेम ही रहने वाला है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर इन्होंने बराबर से दिए हैं, लेकिन इनको नंबर मिले हैं 3 में से 1। अब नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि तीनों ही आंसर्स जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा कहीं पे क्रॉस का साइन भी नहीं है कि भाई कोई आंसर गलत लिखा है, क्या लिखा है। अब ये एक जरूर कमी हो सकती है मे बी, कि पहले इनको शायद हमेशा की तरह प्रोविजन पूरा लिख देना चाहिए था और फिर 1 लाइन में आंसर देना चाहिए था। बट मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई खास बात इसमें फर्क पड़ने वाली है। पहले आपने अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ या सेक्शन नहीं याद है तो सेक्शन याद है 2 क्लॉज 62 तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फिर ओबीसी के बारे में डिटेल देके फिर ये तीनों आंसर लिखने चाहिए थे। वैसे प्रेजेंटेशन का तरीका वो होता है, लेकिन ये तरीके से भी इन्होंने प्रोविजन भी लिख दिया है, आंसर भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहां मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक आध नंबर और, वैसे तो 3 में से 3 मिल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन एक आध नंबर और इनको जरूर यहां पे आंसर में मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है इस फर्स्ट वाले पार्ट में। चलिए ठीक है, सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का ही जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमको। तो क्वेश्चन में दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट ऑफ बेल्टेक्स लिमिटेड का।
शेयर होल्डर्स फंड वहां पे अपने को दे रखा है, ऑथोराइज कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें चूंकि मैंने पहले एनालिसिस में डिस्कस की हुई है तो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉट करंट लायबिलिटीज अपने को दे रखी है। फिर इंफॉर्मेशन क्या है, 1 अप्रैल को कंपनी फाइनल कॉल ₹2 का मंगवा लेती है 90,000 शेयर्स के ऊपर। कॉल मनी 25 अप्रैल को रिसीव हो गया है। नाउ कंपनी अभी कैपिटलाइजेशन और रिजर्व बोनस शेयर इश्यू करना चाह रही है 1:4 के रेशियो में। बढ़िया चीज है, हर 4 जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर 1 देना चाह रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो एनालिसिस वाला वीडियो मैंने पूरा बना रखा है, तो आप लोग जानते हैं 22,500 शेयर की यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगी और ₹10 का एक शेयर है, बहुत आराम से 4 शेयर पे 1 शेयर अपन बोनस का दे रहे हैं तो आराम से निकलेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा गया सोर्सेस बताइए कौन से यूज किए गए हैं, चारों ही सोर्सेस काम में आ जाएंगे। जनरल रिजर्व भी, कैपिटल रिजर्व भी काम आता है, प्रीमियम भी और सरप्लस जो पीएनएल में पड़ा है, तो ये सबका सब सोर्स जो है वो काम आने वाला है। ठीक है, नाउ अमाउंट कितना चाहिएगा, 2,25,000, 22,500 शेयर की रिक्वायरमेंट है। बहुत सिंपल है, शेयर्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो और ₹10 का एक है तो अपने को 2,25,000 की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, नाउ कंपनी अगर फाइनल कॉल नहीं मंगवाती है मान लो, तो भी क्या बोनस शेयर इश्यू कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी? जब तक फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं होते तब तक ये इश्यू नहीं हो सकता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगेन बच्चे लोगों 3 मार्क का हमारा ये क्वेश्चन था और इससे 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा गया है भाई आंसर, आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात, अब देखो पहले तो मैं देख लेता हूं कि इनको मार्क्स जो है वो 3 में से 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही कई बार पूरे नंबर नहीं भी देता है। यहां सोर्सेज वाला पॉइंट लिखा तो सही है, जनरल रिजर्व लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, सरप्लस लिख दिया, कैपिटल रिजर्व भी यहां पे आ जाना चाहिए था, वहां एक पॉइंट का मुझे गड़बड़ लगता है। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन बहुत सही है, 90,000 शेयर है, डिवाइडेड बाय 4 into 1 कर दिया, 22,500 मैंने आपको कहा ही था, ₹10 का ही है, 2,25,000 चाहिए, ये भी सही है। फिर कंपनी के नॉट इश्यू बोनस शेयर, डिड नॉट आस्क फॉर फाइनल कॉल बिकॉज फुल्ली पेड अप शेयर्स पे होता है। तो यहां पे भी मुझे लगता है कि भी पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते थे, एक जगह पे गलती है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 में से 2 नंबर भी अगर दिए हैं तो काफी कुछ ठीक है, चल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा इससे, तो काफी कुछ सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट के ही बी का फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें इनको 2 में से 1 नंबर मिला है, तो पहले बच्चे लोगों को क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन यहां पे दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, रमन एक चार्टेड अकाउंटेंट है, अपॉइंटेड होते हैं ऑडिटर ऑफ सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर इन एजीएम ऑफ कंपनी हेल्ड इन अगस्त 2020 इन विच ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट लेटर नवंबर में। बिल्कुल बच्चों स्टडी मैट का बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है, बाद में नवंबर के अंदर जाकर के ये एक फर्म को ज्वाइन करते हैं और ये जो पर्सन मिस्टर सोम है ये ऑलरेडी उसी कंपनी के अंदर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको बोला कि भी बताओ ये मिस्टर रमन अभी कंटिन्यू करेंगे या वेकेट करना पड़ेगा। 1413C मैंने क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, और पोस्ट को इनको वेकेट करना पड़ेगा बराबर से, क्योंकि कंपनी के किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय का अगर कोई भी पार्टनर और एम्प्लॉय है तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। बहुत सीधा सीधा सा प्रोविजन हमारा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए इसी पॉइंट को हम लोग यहां से देखने वाले हैं। देखिए इन्होंने आंसर में क्या लिखा है। तो आंसर में बच्चे लोगों यहां पे अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन, चलो ठीक है सेक्शन नंबर नहीं लिखा, अब पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सच कंपनी। अब यहां मैं कहूंगा आप लोगों से आंसर अधूरा है, 2 में से 1 नंबर फिर भी इनको मिल गए क्योंकि आंसर ठीक है, लेकिन प्रोविजन अधूरा है, आपने पूरा बताया नहीं। सिर्फ एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय और ऑफिसर का पार्टनर और एम्प्लॉय बराबर, तो प्रोविजन पूरी तरह से नहीं लिखा है। अच्छा कैन नॉट बी अपॉइंटेड समझ में आता है, लेकिन आप लोग जानते हैं इसके अंदर हमारा एक प्रोविजन और लगना चाहिए कि अगर अपॉइंट होने के बाद में अगर डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो ही हैज टू वेकेट हिज पोस्ट बराबर। हालांकि यहां इसमें लिख दिया कि वी रिक्वायर्ड टू वेकेट बिकॉज अट्रैक्टेड हो गई, लेकिन ऊपर ही सेक्शन में वो रेफरेंस देना चाहिए था। और सेक्शन भी सिर्फ आपने पार्टनर पे ला करके, जब सेक्शन समझा रहे हो तो जितना है पूरा सेक्शन तो एज इट इज समझाओ। तो वहां 2 में से 1 नंबर इनको दिए गए, तो मुझे लगता है ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाई नंबर है, इतने ही मिलने चाहिए थे, इससे ज्यादा की गुंजाइश यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अब फर्स्ट के बी के सेकंड पार्ट के अंदर जाएं जहां पे इनको 2 में से आई थिंक 0 मार्क्स मिले हैं। भाई ऐसा क्या हो गया, चेक करें। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड मिस्टर आकाश प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट इज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी। क्या ये वैलिड है क्या बच्चों लोगों? स्टडी मैट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, सब जगह बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, कि एमडी खुद ही अपॉइंट करना चाह रहा है यहाँ पे मिस्टर अखिलेश को एज ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर। तो क्या ये वैलिड होगा कि आपको प्रोविजन समझाना है? तो ये अपॉइंटमेंट नॉट वैलिड होगा, बिकॉज कंपनी जो है वो
नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपने को लग रही है, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो बट ऑब्वियस है बोर्ड के पास में राइट है कि वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर इसका अपॉइंटमेंट करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना था, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा इट इज नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 139, चलो ठीक है अंदर नहीं घुसे, ये 139 के सब्सिक्वेंट या फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं घुसे, कोई बात नहीं। Regarding appointment of auditor in case of a government company and a non-government company, the MD of company has no authority. The first auditor of a non-government company is appointed by the board of directors within a period of 30 days from the date of incorporation. नहीं कर पाते तो आप लोग जानते हो incorporation से 90 days के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। तो ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, बराबर। फिर भी यहां पे 0 मार्क्स इनको अलॉट किए गए हैं। यहां मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर, और 2 में से 0 मार्क्स यहां पे क्यों अलॉट कर दिए गए हैं। फर्स्ट के बी का सेकंड पार्ट है, यहां तो पूरे में से पूरे नंबर जो है वो मिलने चाहिए थे। तो नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है ये मुझे थोड़ा सा नहीं जम रहा है यहाँ पे, बराबर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 नंबर, वहां पे 1 नंबर, अब तक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनके 3 नंबर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़ने चाहिए थे। और ये वाला आंसर तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं देख करके कि भाई इट इज नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट, आंसर बिल्कुल प्रॉपर लिखा गया है। क्योंकि एमडी अगर अपॉइंट करना चाहता है तो भाई एमडी के पास में अपॉइंट करने के पावर नहीं है। क्लियर बोला है, एमडी हिमसेल्फ अपॉइंटेड आकाश प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एज फर्स्ट ऑडिटर। डायरेक्टली स्टडी मैट के अंदर सारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देके रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे, क्यों नंबर 0 कर दिए गए हैं। ये 2 नंबर तो मिलने चाहिए थे। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड बोर्ड मीटिंग डिक्लेयर्ड डिविडेंड पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच वाज लेटर ऑन अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन एजीएम। इन द मीन टाइम डायरेक्टर डाइवर्टेड कर देते अमाउंट को बच्चों लोगों आरटीपी के अंदर, स्टडी मैट के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको एनालिसिस बताते हुए कहा था स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो सेम है एज इट इज, वो अमाउंट को चीजें भी सेम है और कहीं डाइवर्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस वजह से वो 45 डेज के अंदर ये पेमेंट कर पाते हैं। सेक्शन 127 का पेनल्टी लगने वाला है, 18% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, प्लस साथ में पेनल्टी लगेगी, वो अलग है। ये इन्होंने सीधा सीधा पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या किया है, क्या मिला है। तो फर्स्ट के बी का जो ये थर्ड पार्ट है ना, मेरे ख्याल से, हाँ जी थर्ड पार्ट है, 2 में से 1 नंबर दिया गया है। रीजन मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, इसमें मैंने आंसर पढ़े थे। 18% पर एनम वाली बात तो इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन जो पेनल्टी लगेगी डायरेक्टर के अगेंस्ट में वो बात इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखी है। तो पेनल्टी वाला प्रोविजन जो सेक्शन 127 के अंदर है वो जरूर साथ में आना चाहिए था, इस वजह से इनके मार्क्स यहाँ पे 1 नंबर कटा है। तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड मार्क्स है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। चलिए फर्स्ट का सी, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आप लोग देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सी नंबर। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी, एमटीपी का क्वेश्चन है बच्चे लोगों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, सेक्शन नंबर 146 यहाँ पे काम करता है। ड्यू टू अर्जेंट नीड ऑफ मनी 3 लाख, पवन ने रमन को अप्रोच किया और आस्क फॉर द मनी। रमन लेंड द मनी ऑन द गारंटी ऑफ 3 लोग का गारंटी दिया है, को श्योरिटीज का पॉइंट है। हाउएवर इनके बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। पवन ने डिफॉल्ट किया और सूरज ने सारा पैसा रमन को पे कर दिया, बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। सूरज बाद में तरुण और उषा से 1-1 लाख रुपया मांग रहा है, बट इन तरुण ने रिफ्यूज कर दिया कि हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो क्या यहाँ पे तरुण को हम फ्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिसने पे किया वो बाकियों से पैसा रिकवर करने के लिए एलिजिबल है। 4 मार्क का बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इनको 4 में से कितने दिए गए भाई? फर्स्ट का सी 4 में से 2 नंबर। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक लिख दिया, गारंटीज गिवन बाय मोर देन 1 पर्सन, दे आर कॉल्ड को श्योरिटीज भी लिख दिया, को श्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली होता है वो भी लिख दिया, डिफॉल्ट के केस में किसी एक से रिकवर होगा, को श्योरिटीज हैव टू कंट्रीब्यूट इक्वली अनलेस दे आर फिक्स मैक्सिमम, ये भी चलो ठीक है, सारी चीजें ठीक है। और क्रेडिटर हेंस तरुण कैन नॉट रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट भी ठीक है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। 2 नंबर कहां कटे? इस पूरे आंसर में कहीं पे ये नहीं आया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी उनको बकायदा रिस्पॉन्सिबल सारे लोग रहेंगे। दूसरी एक बड़ी चीज है, जब क्वेश्चन में अमाउंट 3 लाख का दे दिया है तो यहां आंसर में भी अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए था कि भाई ये जिसने सूरज ने पे किया, ही हैज राइट टू रिकवर 1 and 1 लाख फ्रॉम, जो भी 2 जने थे तरुण और साथ में एक जना जो और है उससे रिकवर कर सकता था, वो इसमें इनको प्रॉपर आंसर देना चाहिए था। तो 2 मेजर पॉइंट यहां से गायब है,
बराबर, क्योंकि मेन क्वेश्चन उसी पे है कि आपस में इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, तो जॉइंटली सेवरली तो आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाली लाइन इसमें नहीं आई, इसलिए इनके मार्क्स कटे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये आंसर्स में जो मार्क्स मिले इनको वो जस्टिफाई करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फर्स्ट के डी पर चलते हैं। फर्स्ट के डी में इनको 3 में से एक ही नंबर मिला है। भाई एनआईए का क्वेश्चन होना चाहिए, जनरली यहाँ पे एनआईए का क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। और बच्चे लोगों सीधा सेक्शन 40 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा, इवन अपने प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस टेंशन नहीं, अपना जो फर्स्ट आपका जो बुक ही है, मेन बुक अपना जो कोर्स का है, उसके अंदर जहां मैंने सवाल जवाब दे रखे हैं आपको चैप्टर के पीछे ही, तो जैसे ही एनआईए खत्म होता है पहला क्वेश्चन ही आपको इसी का मिलेगा, जहां पे विदाउट परमिशन अगर आपने किसी डेटर के लाइब्रेरी राइट्स को अगर एस्केप कर दिया, अगर उसके राइट्स को हर्ट कर दिया है, या उसके रेमेडीज को अगर आपने नुकसान पहुंचा दिया है, तो फिर जो मीडिएटेड पार्टीज होंगी दे आर आल्सो फ्री फ्रॉम देयर लाइब्रेरी। बढ़िया सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों। अब इनको 3 में से नंबर दिए गए सिर्फ एक, इसका बहुत बड़ा रीजन है, इन्होंने पूरे आंसर में प्रोविजन को लिखा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एम इज नॉट एंटाइटल टू रिकवर, सीधा नॉट एंटाइटल, फिर इसने 2 के नाम काटे इसलिए वो डिस्चार्ज हो गया, वो उससे रिकवर नहीं कर सकता है, सब कुछ तो आपने लिख दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोविजन तो कहीं आया ही नहीं। पूरा आंसर आपने समझा दिया, इसने इसका नेम कट किया, इसने इसका कट किया, ये लाइब्रेरी से फ्री हो गए, पर भाई हुए क्यों? बिकॉज आपने उस पर्सन की इवेंचुअल रेमेडीज को हर्ट कर दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया। तो जब आप किसी की रेमेडी को, जब आप अपने डेटर की रेमेडी को हर्ट करोगे, तो डेटर इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम लाइब्रेरीज टुवर्ड्स यू, आपके लिए क्रेडिटर के लिए भी फ्री हो जाएगा। वो लाइंस मेनली आनी चाहिए थी, आप आंसर चेक कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस, जो अपने क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, स्टडी मैट में भी दे रखा है, बराबर। तो इस वजह से यहाँ पे इनको नंबर जो है वो दिए गए, काटे गए, 3 में से एक नंबर बिल्कुल ठीक दिया गया, एक नंबर, क्योंकि ये एग्जैक्टली फाइनल आंसर है, इसमें प्रोविजन तो लिखा ही नहीं है इन्होंने, इसलिए एक नंबर दिया गया है। तो ये मामला जो है वो भी बिल्कुल सही लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनको टोटल मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं 19 में से, 19 मार्क्स का क्वेश्चन, आज छोटे छोटे बना करके काफी कुछ बना दिया। फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन जो 19 मार्क्स का है बच्चे लोगों, उसमें इनको करीबन 8 मार्क्स दिए गए हैं, बराबर। मुझे लगता है कि 8 की जगह 10 या 11 मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन का तो बहुत बड़ा पंगा है, जो गलती है। 3 नंबर यहाँ पे इनको जो है वो मेरे अकॉर्डिंग और मिलने चाहिए थे, 3 नंबर और चाहिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन इन्होंने थर्ड वाला किया है भाई, तो थर्ड वाला क्वेश्चन अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत सीधा सीधा सा। तो आइए थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं बहुत फटाफट से। तो देखिए क्या लिखा है, ये देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन नहीं थर्ड क्वेश्चन किया है ना इन्होंने। चाहिए थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है आरडी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस, ऑल द स्टेटमेंट कंटेंट। बच्चे लोगों डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद है अपना रेक्स वाला केस है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का हमारा क्वेश्चन है एकदम डायरेक्टली। All the statement contained therein literally true. It also state that company has paid dividend number of years, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया कि आप कैपिटल प्रॉफिट में से दे रहे हो, तो शेयर होल्डर ने लेने से मना कर दिया, अवॉइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कुछ होना चाहिए। डायरेक्ट सब जगह ये क्वेश्चन है, अपनी बुक में, स्टडी मैट में, रेक्स वाला केस है, सेक्शन नंबर 34, 35 यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, जो हमको यहाँ पे आंसर में देना चाहिए था। तो आइए सीधा सीधा सा चेक करते हैं इसको, और इसको अगर हम चेक करें तो क्या लिखा है इन्होंने। आइए, इनको मार्क्स दिए गए हैं, 3 में से एक ही नंबर दिया गया है, उसका क्या रीजन है भाई चेक करें। तो इन्होंने एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिविडेंड टू शेयर होल्डर कैन नॉट पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, चालू प्रोस्पेक्टस से करते तो और मजा आता। द फैक्ट दैट आरडी ट्राइड टू कंसील मटीरियल फैक्ट इन द प्रोस्पेक्टस टू अलॉट दी शेयर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, शेयर होल्डर्स जो हैं allotee of share can avoid the contract on the basis that prospectus was false, material misstatement या material particular may have done this better financial position। को मतलब नहीं था इस आंसर का, जो ऐसे लिख दिया इन्होंने। आर्ग्यूमेंट तो करेक्ट है, ना 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 मजा नहीं आया भाई आंसर के अंदर, क्लियर लिखना चाहिए था, पहले तो मीनिंग समझाना चाहिए था। मैंने हर बार क्लास में भी आपको बोला कि जब भी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस पे क्वेश्चन है तो आप समझाओ तो सही कि इफ देयर इज सम ओमिशन ऑफ फैक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट, वो नहीं समझाया। फिर अगर मिस स्टेटमेंट है तो मिस स्टेटमेंट के बाद में होता क्या है, सेक्शन नंबर 34, 35 अट्रैक्ट होते हैं भाई, सेक्शन डिटेल नहीं देना है, लेकिन सिविल एंड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज होगी, वो पॉइंट भी इसमें आना चाहिए था। एंड शेयर होल्डर ऑल्सो हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट।
प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस आंसर का नहीं है, एक ही चीज को बड़ा करके लिख दिया गया है, तो यहाँ पे एक नंबर जो इनको दिया गया वो गलत नहीं है, वो ठीक नंबर दिए गए हैं, ध्यान में रखेंगे। थर्ड के एक के सेकेंड पार्ट पे अगर मैं लेके चलूं आपको, तो स्मॉल कंपनी का एक डेफिनेशन आई थिंक क्वेश्चन के अंदर था, है ना, डिफाइन स्मॉल कंपनी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 इस पे काम करता है। चेंजेस हो गए हैं, कैपिटल अभी 2 करोड़ हो गए 50 लाख से बढ़ के, टर्नओवर पहले जो 2 करोड़ का था 20 करोड़ हो गया है। सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं आती, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज इसके अंदर नहीं आती, और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली कंपनीज नहीं आती। 2 नंबर का सिंपल सा हमारा क्वेश्चन यहां पूछा गया था। देखें इन्होंने अपने आंसर में जो लिखा बच्चे लोगों को 0 मार्क्स इनको अलॉट हुआ है, सेक्शन भले नहीं लिखा लेकिन कैपिटल 2 करोड़ बिल्कुल ठीक लिखी गई है, टर्नओवर 20 करोड़ का एंड लगा करके बिल्कुल ठीक लिखा गया है। उसके अलावा नथिंग कंटेंट इन दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ये भी सही लिखा गया है। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भाई 2 में से 2 नंबर यहां मिल सकता था, बराबर 0 नंबर दिए। हाँ ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पे 10 करोड़ 100 करोड़ वाला, और रिक्वायर्ड भी नहीं था। 0 नंबर यहां पे अलॉट किए गए। अगेन मैं सरप्राइज हूं, जैसे उस क्वेश्चन के लिए सरप्राइज था कि भैया 0 नंबर कैसे अलॉट कर दिए इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पे भी 2 नंबर बहुत आराम से इनके आने चाहिए थे। तो 3 मार्क्स वहां पे, 2 मार्क्स यहाँ पे, 5 मार्क्स का भैया लोचा इधर दिख रहा है मुझे, 5 नंबर कम पड़ते दिख रहे हैं, ये नंबर बढ़ने चाहिए थे, बराबर, मतलब चेक होना चाहिए था अकॉर्डिंग मी। ये तो सामने दिख रहा है कि आंसर हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 बी का फर्स्ट पार्ट, भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, मोरल डाउन हो जाता है हमारा कि भाई सब कुछ सही किया और भी नंबर कटे। रेफरिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, XYZ इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रोविजंस क्या रहेंगे, 60-30-60। बच्चों को याद आया आपको, पहले CAG अपॉइंट करे, नहीं तो अगले 30 डेज में बोर्ड करे, नहीं तो फिर जनरल मीटिंग में 60 डेज के अंदर होगा, बहुत सीधा सीधा सा प्रोविजन है। तो 5 नंबर का ये पार्ट है बच्चे लोगों, और मुझे लगता है फर्स्ट और सेकेंड 2 हैं, तो 2.5 नंबर के दोनों होने चाहिए। बी पार्ट इसका, इन्होंने देखे क्या किया है, यहां पे चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो अच्छा, बी पार्ट तो इन्होंने, बी का सेकेंड पार्ट तो किया ही नहीं, फर्स्ट पार्ट किया है जहां 2.5 में से 1 ही नंबर मिला। उसका रीजन है फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनीज डन बाय द CAG, इन्होंने लिख दिया, वो तो ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे आगे का पॉइंट 2.5 नंबर का जब ये क्वेश्चन है भाई, ये तो ध्यान रखना चाहिए था कि अगर इफ CAG फेल्स, तो उस केस के अंदर इफ देयर इज नो अपॉइंटमेंट इन 30 डेज बाय CAG, देन बोर्ड है पावर टू अपॉइंट इन नेक्स्ट 30 डेज, और बोर्ड का भी फेलियर अगर है तो वापस 30 डेज के अंदर 30-60-30, बराबर, वापस से इसका अपॉइंटमेंट जो है वो करना चाहिए था, जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होता, मेंबर्स अपॉइंट करते, आधा अधूरा प्रोविजन है इसलिए 1 नंबर मिला है। तो ये 1 नंबर तो भाई बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। सेकेंड पार्ट इन्होंने थर्ड के बी का सेकेंड पार्ट किया ही नहीं है, तो वहां तो मार्क्स मिलने का सवाल ही नहीं था थर्ड के बी का, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ इस पोर्शन का 1 नंबर इनको मिल गया, बाकी नंबर नहीं मिले बच्चे लोगों को। चलिए सी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, इन्होंने सी पार्ट किया है इसका, तो यहाँ 60-30-60, अच्छा ये भी गलत हो गया, ओके मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। आंसर में ये भी बच्चों एक गलत चीज हो गई है, ये देखिए 60-30-60 का हमारा मैटर था, यहाँ पे भी अब ये तो 1 नंबर वैसे देखें तो ऐसे ही दे दिया गया, ये 1 नंबर भी फिर तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है। देखें CAG 30 दिन में करेगा, जबकि CAG 60 डेज में करेगा, नहीं तो बोर्ड 30 डेज में, नहीं तो वापस जनरल मीटिंग के अंदर 60 डेज में होगा। 60-30-60 था, इन्होंने डायरेक्ट 30 लिखा, तो उस हिसाब से तो ये गलत ही जा रहा है, ठीक है। ये 1 नंबर एक्स्ट्रा ICAI ने दे दिया है यहाँ पे, तो 5 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे भाई, उनमें से 1 नंबर कंपनसेट हो गया एक तरह से, 5 इनको मिलने चाहिए थे, ये 1 नंबर ऐसे ही दे दिया गया है, तो उस हिसाब से तो 4 नंबर का अभी भी यहाँ पे गड़बड़ है, ICAI को और इनको देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूं, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ NIA। 2 पार्ट NIA के पूछे, 4 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रमोजरी नोट वाज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम, प्रमोजरी नोट बनाया उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है, होल्डर ने ऑन डिमांड वर्ड लिख दिया है, तो क्या ये मटेरियल ऑल्टरेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो वैसे भी नहीं लिखा हुआ है। तो और प्रमोजरी नोट बियर नहीं बनता, लेकिन डिमांड हमारा बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेकंड भी देख लेते हैं बच्चों। अंकित ने एक ड्रॉ किया चेक 2000 का और उसको श्रेया को हैंडओवर कर दिया वे ऑफ गिफ्ट, तो क्या ये HDC है क्या, नहीं HDC तो नहीं होगी, लेकिन होल्डर जरूर होगी। 2 पार्ट अपने पास आंसर में है, आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिखा NIA के हिसाब से डिमांड अगर लिख दिया जाए तो ये मटेरियल ऑल्टरेशन में नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर है।
अब सही आंसर होने के बाद भी 2 में से 1 नंबर क्यों दिए गए हैं, इसका रीजन क्लियर पता लग रहा है, आंसर फिर से प्रॉपर नहीं है। देखिए, प्रमोजरी नोट का क्वेश्चन है तो आपको पहले प्रमोजरी नोट का डेफिनेशन यहां पे देना चाहिए था और फिर आपको लिखना चाहिए था कि इन केस इफ देयर इज नो टाइम स्पेसिफिक दे कैन यूज वर्ड ऑन डिमांड या इंसर्ट अगर लगते हो एट द वर्ड ऑन डिमांड इट इज परमिसिबल एंड नॉट कवर्ड इन द मटेरियल ऑल्टरेशन। तो वो सब कुछ नहीं लिखा इन्होंने, तो इस वजह से 2 में से 1 ही नंबर यहां पे दिया, तो ये तो जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, हाँ 2 मार्क्स फॉर दिस पेज, वो अगले पेज पे दे दिए। श्रेया इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स तब होता है जब कंसिडरेशन के बदले में लेता है। यहां पे थोड़ा सा मुझे आंसर अधूरा लग रहा है। देखो यहां नंबर दिए, इनको 4 में से 2 नंबर दिया, यहाँ पे भी 1 ही दिया। श्रेया के बाद फाइनल आंसर इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। देखिए, एचडीसी बनने के लिए न सिर्फ कंसिडरेशन चाहिए बल्कि आप खुद होल्डर होने चाहिए, फिर आपके पास में कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर गुड फेथ में लेना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी आना चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आने चाहिए थे, तब जाकर के आप 4 ही तो पॉइंट है इसके अंदर एचडीसी बनने के, वो लिखने चाहिए थे। इसीलिए यहाँ पे पूरे मार्क्स इनको नहीं मिले हैं, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, तो यहाँ मार्क्स इस वजह से 4 में से 2 ही मिले हैं, जस्टिफाई है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से पूछा है। मिस्चीफ रूल क्या होता है एक्सप्लेन करना है आपको मेनली, और ऑल्सो कि 4 मैटर्स, कौन से वो 4, मतलब 4 मैटर्स बताने हैं आपको जो इस एक्ट को बनाते वक्त कंसीडर किए जाते हैं, इस रूल को लगाते वक्त में, मिस्चीफ रूल हमारा। तो अब देखो मीनिंग तो इन्होंने गायब कर दिया, मिस्चीफ रूल हेड एंड रूल का जगह खाली छोड़ दिया, मतलब मीनिंग तो इन्होंने दिए ही नहीं है। ठीक है, अब जो मैटर्स भी दिए हैं आप देखेंगे 4 मैटर बहुत क्लियर कर दे रखे हैं कि भाई ये लॉ बनाने से पहले कौन सा लॉ एक्चुअल में था, ठीक है, कौन सा मिस्चीफ है जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था, फिर रेमेडी क्या है जो इस एक्ट के बनाने के लिए हमने यूज की है, बराबर, और रीजन क्या है उस रेमेडी का। ऐसे 3-4 पॉइंट अपने को यहाँ पे यूज करने चाहिए थे, लिखने चाहिए थे। जो इन्होंने लिखा तो है कि भी ओल्ड प्रोविजन क्या था और व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम द ओल्ड प्रोविजन, मिस्चीफ वाली बात इन्होंने नहीं लिखी है। हाउ डिड पीपल फाउंड वाली चीज आ गई, तो नहीं, प्रॉपर आंसर नहीं है भाई। तो अगर वो देखे आंसर को, अपनी नोट्स उठा करके देखे या स्टडी मैट भी उठा के देखे, तो आपको इसका मीनिंग भी दिखेगा। वो 4 पॉइंट्स, एक लाइन के पॉइंट्स है, सिंपल 4 पॉइंट है, 1 लाइनर। तो ये आंसर भी उतना प्रॉपर आंसर नहीं है। थर्ड का डी, 3 में से 1 नंबर दिया, जस्टिफाई कर रहा है, तो यहां पे भी मार्क्स में कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है, मतलब अभी तक जितना चेक किया उसके हिसाब से इनको 4 नंबर और मिल सकते हैं इस पेपर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते बच्चों लोगों। 4th क्वेश्चन इन्होंने नेक्स्ट किया है ये वाला। आइए 4th क्वेश्चन को भी देखा जाए कि 4th क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहां से देखें, दिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, 2 सब्सिडरी इसकी जय और विजय लिमिटेड। All the 3 companies have prepared their FS on 31 March 31 March 2021. Examine the provision of the Companies Act और explain आपको करना है कि जे और विजय जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं, क्या इनको भी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना पड़ेगा? तो बिल्कुल भाई, सेक्शन नंबर लगेगा 129, रेफरेंस आना चाहिए। एएस थर्ड का रेफरेंस, सॉरी शेड्यूल थर्ड का रेफरेंस आना चाहिए। और इसी में आपको लिखना है कि दिया लिमिटेड जो है वो इंडिविजुअल अपना खुद का इंडिपेंडेंट भी बनाएगी, प्लस साथ में कंसोलिडेटेड भी बनाएगी, साथ में स्टेटमेंट भी बनाएगी। इन लोगों को भी शेड्यूल थर्ड के हिसाब से बनाना है। 129 के हिसाब से एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। साथ में डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बढ़िया सा सजा के आंसर जो है वो अच्छे प्रोविजन में इजी है, मतलब आपको अकाउंट्स का नॉलेज है तो भी आप इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने 4th का सी पहले किया है, वो सी नंबर पहले देखना पड़ेगा, इसका मतलब सी इन्होंने पहले किया है। भाई किसी भी क्वेश्चन में भी आप लोग क्या करते हो, सीक्वेंस नहीं मेंटेन करते, है ना। ये क्वेश्चन उठा ही लिया है तो पूरा ही ले लेना चाहिए था। अब कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आया, द फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट ऑफ कंपनी बोथ वर हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग। देखो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 21 जनरल क्लॉजेस एक्ट डायरेक्ट इसका आंसर दे रखा है और बहुत क्लियर बोला है कि ब्रिटिश कैलेंडर ईयर अप्रैल से दिसंबर चलेगा और ये अपना जो फाइनेंशियल ईयर है ये अप्रैल से लगा करके मार्च चलेगा। यही इनके अंदर मेनली हमारा डिफरेंस है ना। तो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर काम में आया करता था और जनवरी से स्टार्ट होता तो दिसंबर को खत्म होगा, ये अप्रैल को स्टार्ट होगा तो मार्च को खत्म होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पूछी गई है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने आंसर में क्या ड्राफ्ट किया है, आइए चेक करते हैं। इन्होंने जो आंसर लिखा है 4th का सी नंबर है ना, 4 में से 2 नंबर इनको दिए गए हैं, ये देखिए
अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस, एक्शन नहीं लिखा कोई बात नहीं, ईयर का मतलब इन्होंने लिख दिया कि ब्रिटिश कैलेंडर ईयर से होता है, उसमें ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से, खत्म होता है दिसंबर को, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से, खत्म होता है मार्च में, ये इनका डिफरेंस भी है। तो ये तो सही लिखा है, यहाँ ये एक स्टेप में इनको 0 मार्क्स अलॉट किए, ये नहीं समझ में आया भाई मुझे भी, जी नहीं। यहां पे भी 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है ये वाला, तो 4 में से 4 नंबर इनको मिल सकते थे, 4 नहीं तो कम से कम 3 नंबर तो देना चाहिए भाई। लॉ में चलो आपने काट दिया, सेक्शन भी नहीं लिखा, थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो गया, कॉपी चेक करने वाले को नहीं पसंद आया, तो भैया 4 में से 4 देना चाहिए था, नहीं देते लॉ में, तो 4 में से 3 नंबर तो अलॉट करो। 0 नंबर काय को काटा स्टेप 2 का, बराबर। देखें वापस से क्वेश्चन ऐसा क्या स्टेप 2 पूछा है, बोथ वर हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बता दिया ना भाई, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलेंडर ईयर, ये भी बता दिया, पूरा आंसर तो दे दिया। यहां पे भी मुझे लगता है कि कुछ मार्क्स का लोचा है, 2 नंबर या 1 नंबर, चलो 2 नहीं मांगते भैया, 1 नंबर तुम्हारे हक का है, 1 नंबर और यहां पे मिलना ही मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। 1 नंबर मिलना चाहिए था, और 2 देता मैं तो, नहीं तो 1 नंबर तो मिलना ही मिलना चाहिए। इधर फिर से 1 नंबर का गड़बड़ हुआ है, अभी भी 5 नंबर ज्यादा इस पेपर में आने चाहिए थे। चलो फोर्थ का इन्होंने अगला बच्चे लोगों ने डी पहले कर लिया है, फोर्थ का यहां किया था इन्होंने पहले सी, यही फोर्थ के सी से स्टार्ट किया था ना इन्होंने, इससे पहले कौन सा था, थर्ड का, चलिए सही जा रहे हैं हम लोग। तो फोर्थ का डी जो इन्होंने किया है उसमें क्या है, क्या पूछा गया है देखें, 2 चीजें पूछी है बच्चे लोगों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1.5 का ईच रहा होगा। हिस्टोरिकल सेटिंग एंड यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस, एक्सटर्नल एड में काम कर दे, इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में अपने को आंसर देखने को मिलता है। अब हिस्टोरिकल सेटिंग जो इन्होंने यहां पे लिखा, व्हेन देयर इज डिस्प्यूट इन द कोर्ट रिगार्डिंग अ मैटर एंड नो डिसीजन कैन बी मेड द कोर्ट व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लिटिगेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन। In such cases, the court can take the decision on the basis of decision that was taken in a case which was similar. नहीं भाई गलत है, हिस्टोरिकल सेटिंग में हम लोग पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखते हैं कि एक्ट बनने के पहले क्या डिस्कशंस हुए, क्या पहले बिल्स आए होंगे, बराबर से कमिटी रिपोर्ट क्या रही होगी, वो सब देखा जाता है, तो ये तो पूरा रॉन्ग है, ये वाला तो 1.5 नंबर गया। अब फॉरेन डिसीजन वाला मैटर, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, द डिसीजन दैट वर टेकन बाय द कोर्ट, अब इसमें तो ऐसे कंट्रीज हैं जिनका लेजिस्लेचर हमसे मैच करता है, वहां के कोर्ट का हम रेफरेंस ले सकते हैं, बराबर। लेकिन फिर भी अगर हमारा कुछ है तो वो हमेशा सुपीरियर रहेगा, तो ऐसा कुछ इन्होंने लिखा भी है, विच इज डिस्प्यूट फॉरेन कंट्रीज विच हैव अ सिमिलर लेजिस्लेचर टू आवर कंट्री कैन बी यूज्ड टू एन एक्सटेंड एड ऑफ इंटरप्रिटेशन इन द इंस्टीट्यूट, एक्सटर्नल एड की तरह से काम में आता है, ये आंसर ठीक लग रहा है, हालांकि कंप्लीट तो नहीं है, पर फिर भी 1 नंबर तो इसमें दिया जा सकता था, क्योंकि फॉरेन डिसीजन का इन्होंने लिख दिया है कि ऐसी कंट्री के डिसीजन जिनका लॉ हमारे लॉ से सिमिलर है, तो उनके डिसीजन को हम यहाँ पे काम में लेते ही है, यही है। हाँ, हालांकि इंडियन डिसीजन आ गया है तो वो हमेशा फॉलो होगा, नहीं तो हम काम में लेते हैं। तो 1 नंबर मुझे लगता है इस पूरे क्वेश्चन में 3 में से 1 नंबर तो इसका इनको देना ही देना चाहिए था। 6 नंबर अभी इस पेपर के अंदर और बढ़ जाने चाहिए अकॉर्डिंग मी, ठीक है, तो 1 नंबर यहां पे इसमें इनको मिलना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ का अब इन्होंने ए पार्ट किया है भाई, फाइनली फोर्थ के ए पे ही आ गए, बहुत घुमा रहे हैं भैया, फोर्थ के ए पे आए। अब चलिए देखते हैं क्या है फोर्थ का ए और फोर्थ के ए के भी 2 पार्ट है, 3 और 3 नंबर। सेकंड पार्ट इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं किया है। अच्छा, फर्स्ट जो भी अपन पढ़ रहे थे वो जय विजय वाला अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आओ बच्चों तो सीधा आंसर की तरफ चलते हैं अपन। इन्होंने आंसर में लिखा कि द सब्सिडरीज जय लिमिटेड एंड विजय लिमिटेड शैल प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एंड P&L लॉस अकाउंट बाय अप्लाइंग द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी to extent possible which are applied at the Divya Limited holding company in preparation of financial statement. This is done so that the consolidated financial statement can be prepared by the Diya. नहीं भाई, बिल्कुल मजा नहीं आया, 3 में से 1 नंबर दे दिया, बहुत है, क्योंकि कहीं लग ही नहीं रहा है कि लॉ का आंसर लिखा है। भाई इतने आंसर तुमने पहले बढ़िया लिखे, तो ये आंसर में गड़बड़ कैसे किया? डायरेक्टली शुरू हो गए, कोई अकॉर्डिंग प्रोविजंस एक्ट सेक्शन 129, एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 का रेफरेंस, कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टली जो पूछा उसके बारे में लिख के छोड़ दिया, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है कुछ भी नहीं लिखा। तो यहां तो 3 में से 1 नंबर दिया, बहुत है भाई, इतना ही मिलना चाहिए था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, ठीक है, बराबर है। सेकंड पार्ट इन्होंने किया नहीं है। फोर्थ के बी में फिर से 0 नंबर अलॉट हुए हैं, 0 नहीं सॉरी, फोर्थ के बी में कुछ मार्क्स तो हैं इनके पास में, 4 में से 1 नंबर ही अलॉट हुआ है। ऐसा क्या क्वेश्चन था भाई? What are the provisions of Companies Act relating to appointment of debenture trustee? Provisions बच्चे लोगों, स्टार्टिंग डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर ही आपको प्रोविजन दे रखा है, बराबर।
और 3 चीजें एग्जैक्ट क्वेश्चन अपने नोटबुक में, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, अपने बुक में, सब जगह पे है। शेयर होल्डर जिसके पास में 10,000 के शेयर है नहीं हो सकता है। क्रेडिटर जो कंपनी का क्रेडिटर है नहीं हो सकता है। ऐसा बंदा जिसने गारंटी दे रखी है, तीनों ही केसेस में नहीं हो सकता। डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट अपने को देना था, 500 और मोर वाला जो अपना प्रोविजन है वो इसमें लिखना चाहिए था। अब यहां इनको एक नंबर मिला है। डिबेंचर ट्रस्टी का मीनिंग तो इन्होंने दिया ही नहीं, कंडीशंस नहीं लिखी, वो तो नंबर गए। अब उसके अलावा अगर देखें तो 10,000 कैन बी अपॉइंटेड। अरे भाई, इनको क्या वो बुक वाला याद रह गया होगा, नॉन बेनिफिशियल बेनिफिशियल शेयर होल्डर वाला, तो ये पहला वाला गलत कर दिया। सेकंड नंबर वाला कैन नॉट, ये सही किया, इसका एक नंबर मिल गया है। थर्ड वाला फिर से कैन बी अपॉइंटेड लिख दिया, मतलब मार्क्स उड़ गए, यहाँ पे कैन बी अपॉइंटेड नहीं आना चाहिए था बराबर, तो ये मार्क्स सारे गए। तो इसीलिए इनको मेरे ख्याल से एक नंबर जो है वो अलॉट किया गया है, फोर्थ का बी। 4 में से एक, देखो एक एक नंबर के ये हो गए तो एक नंबर मिल गया, बाकी दोनों गलत हैं तो मार्क्स कटे, प्लस आपने कंडीशंस नहीं बताए उसका भी मार्क गया। तो ये एक नंबर भी बिल्कुल जस्टिफाई करता है, एकदम सही है, कहीं पे गलत नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए बच्चों लोगों। 5th क्वेश्चन इन्होंने किया है, कहां है भाई 5th क्वेश्चन, देख लिया जाए यहां से। और 5th में इनको क्या कुछ मिला है, अरे भाई क्या क्या कुछ खुल जाता है यहां से, समझ ही नहीं आता। अरे भाई हटो। और अब लैपटॉप का बैटरी भी मुझे जाता दिख रहा है, तो उससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए इसको चार्जिंग में लगा ही दिया जाए फटाफट से। चलिए जी, ये हमने लगा दिया है और क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है बराबर से। 5th के मार्क्स भी अपने को दिख रहे हैं। 5th का ए नंबर तो चलो इन्होंने किए ही नहीं है, 5th का सी नंबर सबसे पहले किया है। 4 में से एक नंबर इनको यहाँ पे अलॉट हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, गारंटी का क्वेश्चन दिख रहा है। देखें बच्चे लोगों 5th के अंदर क्या है। चलिए 5th का ए क्वेश्चन है, एग्जामिन द, नहीं ये नहीं, इन्होंने कौन सा किया है पहले, 5th का भी इन्होंने पहले किया है सी नंबर। भाई बहुत घुमाते हो भाई, 5th का ये नहीं किया, पहले सी किया। बढ़िया आता था वो क्वेश्चन, पहले किया है, अच्छी बात है। अल्फा मोटर्स एग्री टू सेल अ बाइक टू अशोक अंडर हायर परचेज। बच्चे लोगों को एनालिसिस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। अभिषेक ने गारंटी दिया है, एक डेटर क्रेडिटर गारंटर, हायर परचेज है, 96,000 है, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट है बराबर है। ओनरशिप ट्रांसफर होनी है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, हायर परचेज में वैसे भी ऐसे ही होता है। और यहां क्या अभिषेक डिस्चार्ज होगा क्या, 12 इंस्टॉलमेंट जब अशोक ने पे कर दिया लेकिन अगली 2 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, वो अल्फा मोटर अभिषेक यानी गारंटर पर केस कर दी है फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर। तो अभिषेक ये जो हमारा गारंटर है, ये 2 इंस्टॉलमेंट 13-14 वाली पे कर देता है और उसके बाद में रिवॉक करना चाहता है अपनी गारंटी रिमेनिंग मंथ्स के लिए। तो क्या कर सकता है, क्या बिल्कुल कर सकता है। 129 इसके ऊपर लग रहा है, 130 लग रहा है, 131 लग रहा है बच्चे लोगों को। कंटिन्यूइंग गारंटी का पॉइंट है, क्योंकि कई लोगों ने यहां पे लिखा, मुझे डिस्कस भी, सर ये तो स्पेसिफिक गारंटी है। क्यों है भाई, हायर परचेज में वैसे भी ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले नहीं आती है। तो अगर आपने गारंटी रिवोक कर ली तो जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, वो अपना बाइक को वापस लेके चला जाएगा, तो बड़ी टेंशन नहीं है इसके अंदर। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, ना कि स्पेसिफिक गारंटी। अच्छा, 15 महीने के बाद अगर अभिषेक की डेथ हो गई है तो बिल्कुल डेथ के पहले के लिए उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जो भी 2 इंस्टॉलमेंट अगर नहीं पे हुई है तो उसके बाद के लिए रिवोकेशन हो जाएगा। डेथ जैसे ही होती है गारंटी का रिवोकेशन हो जाएगा, ये अपने को पता है। उसके पहले के लिए लीगल हेड्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन उतना ही जितना मरने वाला प्रॉपर्टी छोड़ करके गया रहेगा बराबर। तो ये अपना क्वेश्चन है, 4 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखें इन्होंने यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या आंसर ड्राफ्ट किया है। हाँ जी, according to provisions of Indian contract, the guarantee given by the surety can be revoked in case of continuing guarantee, but the surety would still responsible for the past transaction। बिल्कुल सही है। अब यहां तक तो सही लिखा, लेकिन यहां क्या पंगा कर दिया। इन दिस केस एट द टाइम ऑफ परचेज गारंटी वाज गिवन अभिषेक, इट वाज ए स्पेसिफिक गारंटी, सिंगल ट्रांजैक्शन है और इसलिए रिवोक नहीं हो सकती। यहां सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया है। इनको लग गया स्पेसिफिक गारंटी है, जबकि कंटिन्यू गारंटी का पॉइंट है। भाई स्पेसिफिक का पॉइंट क्यों होगा, यहां पंगा हो गया बहुत जबरदस्त वाला। देयरफॉर अभिषेक कैन नॉट रिवोक हिज लायबिलिटी, नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट जरूर इन्होंने सही लिख दिया होगा, क्योंकि वो डेथ वाला केस है। तो डेथ वाले केस में तो मैटर हमारा सेट हो जाता है। ये देखिए, ये इन्होंने सही लिख दिया है, इस वजह से इनको तो बेसिक प्रोविजन ही गलत हो गया। इस वजह से 5 नंबर का क्वेश्चन कितने मार्क्स का था बच्चे लोगों, 5th क्वेश्चन का सी पार्ट, 4 में से 1 नंबर इनको मिला है।
ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग आंसर आपने मेन प्रोविजन ही गायब कर दिया कि स्पेसिफिक गारंटी का पॉइंट था ही नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, इसलिए 4 में से 1 नंबर मिला है तो वो ठीक है, जस्टिफाई करता है, 1 नंबर ही इनको मिलता है, एक आधा और मिल जाता, अदरवाइज 1 नंबर इसमें सफिशिएंट है। चलिए, फिफ्थ का डी पार्ट बचे लोगों, जनरल क्लॉजेज एक्ट से 3 डेफिनेशन पूछी है, रूल, ओथ और पर्सन का डेफिनेशन। ठीक है, एक एक नंबर की तीनों डेफिनेशन है, चेक कर लेते। देखिए, ओथ का डेफिनेशन इन्होंने लिखा अफर्मेशन डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन अलॉटेड बाय, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, 1 नंबर मिल गया। रूल का डेफिनेशन गलत लिख दिया है भाई, रूल शैल मीन एनी रूल्स रेगुलेशन, नहीं 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 नहीं, गलत डेफिनेशन है ये, चेक करिएगा स्टडी मैट से, अपनी बुक से, गलत है डेफिनेशन, इसलिए मार्क्स कट गए। थर्ड वाला पर्सन तो इन्होंने डेफिनेशन ही नहीं लिखा, छोड़ दिया, तो मार्क्स मिलने नहीं थे। तो यहां पे भी जो इनको 1 नंबर मिला है 3 में से, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन पे कहां बढ़ूं? इट इज नॉट अ डिपॉजिट, फिफ्थ का बी पार्ट किया ही नहीं, फिफ्थ का बी पार्ट जो है ये रहा, यहां पे किधर गया, डिपॉजिट डिपॉजिट वाला हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर इन्होंने यहां पे लिखा ही नहीं है। तो जब आंसर ही नहीं लिखा तो मार्क्स कहां से मिलेंगे? कुछ और किया है कि नहीं किया है? ये देखिए फिफ्थ का, जी नहीं, फिफ्थ का बी पार्ट जो है वो इन्होंने किया ही नहीं, छोड़ दिया है, मतलब करके छोड़ दिया है, तो मार्क्स मिलने ही नहीं थे। और उसके आगे तो चलो सारा खाली पड़ा है पेपर इनका, फिफ्थ का और कोई पार्ट इन्होंने नहीं किया, पेपर सारा खाली है। चलिए, तो बच्चे लोगों ये वो पेपर था जो आप लोगों के साथ में मैंने किया है डिस्कस। तो जैसा आपको मैंने कहा कि भाई सारे आंसर्स हम लोगों ने देख लिए, मेन मकसद ये था कि आपको बता दिया जाए कि आंसर्स कहां कैसे लिखे जाए। मन में आपके डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर इस पेपर के हिसाब से तो थोड़ा सा गलत चेक हुआ है, 5 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे और इनके आने चाहिए थे, 5 से 6 नंबर इस पेपर में और बढ़ जाने चाहिए थे। तो अभी जिनका भी कॉपी है उन्होंने मुझे भेजा, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बट वो देखें इस चीज को कि भाई 6 नंबर मेरे अकॉर्डिंग बढ़ने चाहिए। तो क्या कुछ अब इसके अंदर हो सकता है, कितने अभी मार्क्स हैं, क्या इतने नंबर बढ़ने से क्या हम पास की तरफ जा सकते हैं, कि भाई हम एग्जामिनेशन की तरफ चले जाएं, या ओवरऑल में हमारे नंबर कम बढ़ रहे हो बढ़ जाएं, वो आप इस चीज को चेक करें बराबर से। और बाकी चीजें ध्यान रखें कि जहां नंबर आ सकते थे वहां नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन कहीं पे गड़बड़ था, कहीं पे हमने सही तरह से चीजों को जितना होना चाहिए था वो नहीं लिखा, होते हुए भी चीजों में नंबर कटे, वो चीज आप स्पेशली ध्यान में रखने वाले हैं ताकि इस बार हमसे ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है बराबर। तो जो वापस से रिपीट एग्जाम देने वाले हैं वो इन गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि आपने भी पेपर दिया है, अगर मार्क्स लॉ में कम है तो ये सीखेंगे। और जो लोग पहली बार May 22 में एग्जाम्स दे रहे होंगे तो बट ऑब्वियस है आपको भी इससे बेनिफिट होगा, आपको पता लगेगा कि कहां क्या मार्क्स कर सकते हैं। तो क्योंकि 5-6 नंबर का वेरिएशन तो चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कॉपी सही चेक नहीं हुई, लेकिन क्या ये 5-6 नंबर आने से भी आप पास हो रहे हैं क्या? क्योंकि जिस स्टूडेंट का कॉपी वो तो अभी के नंबर के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है। तो कम से कम इस लेवल की तैयारी हमको करनी है कि 70 नंबर का अगर ये पेपर है और उसमें से अगर हम कम से कम 50 नंबर 50-55 के ऊपर नहीं जा रहे हैं तो फिर मजा नहीं आने वाला है पेपर करने का, फिर तो तैयारी का फिर क्या मजा है। तो वो गलती तो हमारी है, उनकी गलती है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन बाकी मैटर्स के अंदर हमारी गलती है जो नहीं होना चाहिए। तो जबरदस्त तैयारी करेंगे आप लोग। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, लॉ और ऑडिट का आरटीपी लेकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इस चीज को देखिएगा, अच्छे से शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर।